इस शो में हम खास बात करने वाले हैं, कई सारे पैमानों पर बात होने वाली है। आपके पोर्टफोलियो, आपके निवेश रणनीति पर तो हम बात रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन जिस तरह से तस्वीर बदली है एग्जिट पोल्स के बाद और अब बाजार ने जिस तरह से उसको देखा है, हालांकि बंद होते होते रिकवरी हमें आती हुई दिखाई दी है। किन किन बातों का इंतजार करेगा बाजार? साथ ही राजनीतिक अनिश्चितता हमने पिछले 10 सालों में नहीं देखी थी। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इस मैसेज को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ना चाहते थे, 100 दिनों का एजेंडा अपना देना चाहते थे। हाल यहाँ पर यह है कि जो आंकड़े बताए जा रहे थे या आंकड़े कर रहे थे, वहां से क्लियरली चूकते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये पॉलिसी कंटिन्यूटी और रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ेगी, ये नारा आगे बढ़ेगा या गाड़ी पटरी से आती हुई दिखाई देगी? इंडिया अलायंस अगर यहाँ पर और मजबूत होता हुआ हमें दिखाई देता है तो किस तरह की सरकार हमें आती हुई दिखाई देगी, किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी? गरीबी और महंगाई का जो ये आंकड़ा और जो हवाला देते आए हैं हमेशा, क्या उस ओर हम रिफॉर्म्स को जाता हुआ देखेंगे? इस पूरे समीकरण पर विस्तार से बात करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभी बरुआ, चीफ इकोनॉमिस्ट, HDFC बैंक, फिरोज अजीज, डिप्टी CEO, आनंद राठी वेल्थ, तेजस मेहता, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजेश सहगल, मैनेजिंग पार्टनर, इक्वानिमिटी वेंचर्स LLP। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए तेजस, आप ही के पास में आना चाहती हूँ। और आज के दिन से पहले भी कई बार तेजस आपसे बातचीत हुई है और क्लियरली बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और 350 पार, 400 पार तक के आंकड़े हमने सबने सुनते हुए देखे हैं। धड़ाधड़ TV चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए गए हैं, ब्लॉग्स लिखे गए हैं, ठीक है, सकारात्मकता दिखाने के लिए। और जिस तरह से एग्जिट पोल्स भी हमने आते हुए देखे, कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि आज इस तरह का बाजार हमें देखने को मिलेगा, आज इस तरह के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। हाल ये है कि 300 तक भी नहीं एनडीए जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 240 के ऊपर बीजेपी नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहाँ चूक हुई है? यूपी में चूक हुई है, इसके अलावा जो बाकी पिछड़े जनजाति थे उनको छोड़ने की चूक हुई है। कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत जल्दी है कहना, लेकिन जो एनालिसिस अभी आ रहा है, जो यूपी में जो कांग्रेस और सपा का जो तालमेल था और वोट ट्रांसफर हुए हैं, वो पूरी तरह से हुए हैं। और हम देखें पिछली बार जब बसपा और सपा साथ में थी, सपा को जो फायदा मिलना था वो मिला नहीं था, इसलिए उनकी सीटें बहुत कम थी। इस बार फायदा मिल गया। कांग्रेस के जो जो दलित वोट्स है वो समाजवादी पार्टी को भी फायदा किए, और जो बसपा के जो वोट्स थे वो भी कम हो गए हैं और वो ट्रांसफर हो गए हैं सपा को। इसलिए सपा की जो सीट है वो काफी बढ़ गई है, इस हद तक कि वो अभी लगभग आई थिंक 33-34 पे पहुंच गए हैं। और ये आंकड़े अभी रहने वाले हैं। अभी मुझे लगता है जो भी लीड्स आ रहे हैं उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाले, 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकती है। तो एनडीए सरकार, तीसरी सरकार जो बनने वाली है वो 300 के नीचे होने वाली है, और ये पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की नहीं होने वाली है। इसलिए जो पूरा फोकस है वो पटना और अमरावती पे आ गया है। जो अमरावती जो आंध्र प्रदेश का जो नया कैपिटल है, तो वहां तक फोकस हो गया, क्योंकि जो दूसरे बड़े एलाइज है भाजपा के, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, उनके पास जो सीट्स आई है उसकी वजह से एनडीए, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अभी भी जो सुनने में आया है, उन्होंने कहा है हम भाजपा के साथ है, एनडीए के साथ है, और हम बदलने वाले नहीं है। क्योंकि ये भी सुनने में आया है कि शरद पवार जी ने फोन किया है, वो सूत्रों के अलावा कह रहे हैं कि वो संपर्क में है, और इनको एक ऑफर दिया गया है कि आप आ जाइए हमारे साथ और आपका हम देखभाल कर लेंगे। क्या होगा ये अभी भी नहीं मालूम है, लेकिन शाम को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो जी जानते जी होंगे कि चंद्रबाबु नायडू जी का और नीतीश कुमार जी का बिल्कुल। समर्थन मिल रहा है, और इसकी वजह से वो लोगों के सामने अपने ठीक है, कार्यकर्ता में आके कह सकते हैं कि हम जी हाँ, तीसरी बार सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। देखिए, समीकरण तो यहाँ पे लगातार बदलेंगे। अभी दिन खत्म होने में बहुत सारा समय बचा हुआ है और कहानी किसी भी ओर पलट सकती है। लेकिन शुरुआत में आपने कहा कि ये आंकड़े कमोबेश ज़्यादा नहीं बदलेंगे, इतने ही रहते हैं। तो अभी जी, मेरा सवाल आपसे बस ये है, अगर आंकड़े इतने ही रहते हैं और इंडिया अलायंस ऐसा नहीं है कि पुरजोर कोशिश नहीं करेगा, बिल्कुल पुरजोर कोशिश करेगा। मेरे ख्याल से अभी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात होने की भी कुछ खबरें आने वाली है, राहुल गांधी भी मुखातिब होंगे और अपनी बात सामने रखेंगे। बहरहाल अगर हम इसी को ही नतीजा पकड़कर चलते हैं तो आप
अर्थव्यवस्था के लिहाज से। और इतना ही नहीं, भारत की जो छवि जो बदली, उसमें कई पैमानों पर हमने सुधार आते हुए देखा। पिछले 10 सालों की बात कर रही हूं मैं। इस तमाम कंटिन्यूटी पर कितना ब्रेक लगता हुआ आप देख रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम विकास नहीं कर रहे थे, हम विकास कर रहे थे, लेकिन अब विश्वास की एक बात होती है जो कहीं ना कहीं जैसा कि जनादेश मिला है वो हिलता हुआ दिखाई दिया है। इसको आप भले एंटी इनकम्बेंसी का नाम दे दीजिए या मजबूरी में लोगों ने जो भी वोट दिया है, जिस भी तरह से आप कह लीजिए, एक रियलिटी चेक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए को। बहुत पॉलिटिकल बातें आपसे नहीं करना चाहती हूँ, इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था के हिसाब से रिफॉर्म और पॉलिसी कंटिन्यूटी में आप कितना देखते हैं कि अब तो अगर हम थर्ड टर्म ले ले तो ये आगे बढ़ाएगी गाड़ी को? देखिए, बहुत सारे अफ़वाहें हैं, उसपे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं एक बेसलाइन सिनेरियो से चल रहा हूँ कि ये समीकरण जारी रहेगा और ये गवर्नमेंट फ़ॉर्म करेगा। तो इसमें मेरा 1-2 ऑब्जर्वेशंस है। एक तो अगर आप कोalition पार्टनर्स देखें, चंद्रबाबू नायडू सीज़न्ड रिफॉर्मर, वन ऑफ द फर्स्ट रिफॉर्मर्स हमारे देश में रहे थे, सीजन पॉलिटिशियन है। तो और नीतीश बाबू भी बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है। मुझे लग रहा है अगर इन लोग साथ मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और दैट इज द बेसलाइन सिनेरियो, सबसे लाइकली सिनेरियो है, तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। देश का छवि पे पड़ने वाला नहीं है, अर्थव्यवस्था पे भी छवि ज्यादा असर होना नहीं चाहिए। और मेरा रेफरेंस पॉइंट एग्जिट पोल्स नहीं था। मुझे जो दिखाई दे रहा है कि एनडीए गवर्नमेंट बना रहे हैं, मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर होंगे। शायद मिनिस्टरियल एलोकेशन में कुछ उलटफेर होगा, लेकिन जो इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो कंटिन्यूटी रहा है वो जारी रहेगा। मैं एक चीज बताऊंगा स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी के तौर पे कि देखिए, फिस्कल डिसिप्लिन जो मोदी जी का गवर्नमेंट 10 साल में लाए हैं, मुझे लग रहा है ये जारी रहेगा, क्योंकि मेरा एक थियरी है कि अगर कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर रहता है तो उसका एक चीज हार्ड वायर्ड हो जाता है कि फिस्कल डिसिप्लिन जारी रखना चाहिए। क्योंकि स्टेट लेवल पे अगर आप ज्यादा खर्चा करें, अगर ज्यादा कर्जा ले, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है। हम लोग पंजाब में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। और दोनों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार स्टेट चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो इनॉर्मस फोकस ऑन फिस्कल डिसिप्लिन, वो उनका गुजरात का चीफ मिनिस्टरशिप का एक्सपीरियंस से कुछ हद तक बने हैं। तो फिस्कल डिसिप्लिन जारी रहेगा। और देखिए, एक दो चीज मैं कास्ट इक्वेशंस वगैरह लोकल इश्यूज के मामले पे जाना नहीं चाहता हूं। इसमें से एक दो अगर एक इकोनॉमिस्ट के नजरिए से देखे तो एक दो लेसन्स है। क्लियरली बेरोजगारी एक इश्यू है, रूरल डिस्ट्रेस जिसके बाद हम लोग बहुत सारे दिन से कर रहे थे, ये के शेप रिकवरी, ट्विन ट्रैक रिकवरी, दिस इज अ रियलिटी और शायद ये इलेक्टोरल रिजल्ट्स में रिफ्लेक्टेड हो रहा है। अ, तो इस पे नया जो गवर्नमेंट फॉर्म होगा ध्यान देंगे, तो इससे भी काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अर्निंग्स अपॉर्चुनिटीज, कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकता है। एक तो पिवट टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग शायद एक्सेलरेट करेंगे, क्योंकि उसमें ही रोजगारी मिल सकता है। रूरल डिस्ट्रेस अगर एड्रेस करे तो रूरल मार्केट्स पे उछाल आएगा। तो आई सी दिस फ्रॉम अ स्लाइटली पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। हम लोग रातों रात मार्केट का जो रिएक्शन हुआ है, लग रहा था कि रातों रात हम लोग वेनेजुएला बन गए। ये दैट इज वी आर फार फ्रॉम दैट। और शायद एग्जिट पोल एक रेफरेंस पॉइंट बन गया था, उसी कारण इतना गिरावट आए हैं। थिंग्स विल कंसोलिडेट। नहीं, बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो बीच में आपने नीतीश कुमार जी की बात कही है ना, सर वो पलटू राम है, ठीक है? मुझे नहीं लगता हम में से कोई उन पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। जहां उनको भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है ना, पलड़ा वहां चले जाते हैं। तेजस तेजस कुछ कहना चाहते हैं? जी तेजस, हाँ जी, जी मैं नीतीश बताइए। कुमार के ऊपर ही बात करना चाहता था कि पलटू राम जैसे जी, वो कहे जाते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने कह दिया हाँ, था
कि अभी नरेंद्र मोदी जब अब वो स्टेज पर थे दोनों उनके साथ, तो कहा था कि अब की बार मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? वो तो इलेक्शन के पहले था, लेकिन अब जो उनका जो राजनीतिक जीवन था, वो सब लोग कह रहे थे वो समाप्त हो गया, जिसके बाद उनको निकाल देने वाले हैं वो मुख्यमंत्री के पद से, और भाजपा के कोई लोग क्या कोई और आ जाएगा बिहार को सँभालेगा। लेकिन अब उनको क्या हुआ है कि अब वो भाजपा में रहेंगे, तो उनको एक 5 साल वो बिहार में दोबारा आ सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और उनको जो पैसा चाहिए होगा केंद्र से, वो आसानी से ले सकते हैं। अभी वो विपक्ष में नहीं बैठे हैं, तो वो उनके लिए अच्छा है। वहाँ देखें तो चंद्रबाबू नायडू जो है, वो बहुत अभी भी असेंबली इलेक्शन जो हुआ है, वो टीडीपी वहाँ जीत गई अच्छी तरह से। उनको भी सरकार के साथ पैसे चाहिए होंगे, तो उनका अच्छा तालमेल होगा। और जहाँ तक एक स्टेबिलिटी की हम बात करें, तो चंद्रबाबू नायडू एक प्रो रिफॉर्म है, एक एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, जो भी पहले तो इंडिया में हुआ है, स्मार्ट सिटी हो या जो भी बड़े कदम उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्होंने ही लिए हैं। तो वो अपना इमेज नहीं बदलने वाले हैं, क्योंकि वो इंडिया इंडिया अलायंस में जाना चाहेंगे। तो मुझे लगता है जहाँ तक मार्केट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, एफआईआईज़ है, उनको जहाँ तक वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, बातें बिल्कुल मुझे सही। लगता नहीं कि तेजस, बहुत ये सब बातें चर्चा में आप और हम समझते हैं, लेकिन ऊपर कब क्या खेल घूम जाए हमें नहीं पता। हालांकि जो भी आप बातें कह रहे हैं, ये अगर साक्ष्य हो जाए तो बिल्कुल वो तो फायदे में रहेंगे ही रहेंगे। और बाकी हम एनडीए का भी एक खेमा जो है मजबूत होता हुआ दिखाई देंगे। डीपी सिंह, डीएमडी और जॉइंट सीईओ एसबीआई म्यूचुअल फंड भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और चर्चा को अब आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए हम निवेश की बातें अक्सर करते हैं, और जिस तरह से बाजार ने एग्जिट पोल को एक रेफरेंस लेते हुए आज अपना एक इम्पैक्ट दिखाया है, अपना एक तेवर दिखाया है। कैसे देखते हैं आप इसको? कैसे समझाएंगे आप उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस गिरावट में अगर आज अपना पोर्टफोलियो चेक किया होगा तो बड़े सदमे में आए होंगे? नहीं देखिए, जहाँ तक इस गिरावट का सवाल है या जो भी रिजल्ट्स अभी हम देख रहे हैं, तो ये एक डेफिनेटली एक डिसरप्शन तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, तो एक बड़ी क्लियर है कि एनडीए दोबारा सरकार बनाने जा रही है, और जो भी बात की जा रही है नीतीश कुमार जी की तरफ क्या का नाम लेके या चंद्रबाबू नायडू का, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इसके साथ। बोथ विल लाइक टू कंटिन्यू विद द गवर्नमेंट, क्योंकि उनका भी एक तो मैंडेट उनको बीजेपी के साथ मिला है। हर बार अगर आप मैंडेट के अगेंस्ट जाओगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी सफर करती है। तो इस बार जो भी हुआ है, बीजेपी का भी उसमें वोट बैंक उसमें गया है, बिहार में ले लो खास तौर पे, और जो बीजेपी को भी फायदा हुआ है। तो आई थिंक सैनिटी विल कंटिन्यू टू प्रिवेल, एंड ये ऐसे ही चलता रहेगा। मे बी मैं तो ये भी यहाँ तक कहना चाहूंगा कि एक बार सरकार बन जाए तो शायद एनडीए की पोजीशन और भी ज्यादा कंसोलिडेट हो जाएगी। तो इसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, पर ये जो आज गिरावट आई है उसके लिए इट हैज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू फंड मैनेजर टू रीबैलेंस देयर पोर्टफोलियोज। बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट मिल रहे हैं। और असल में अगर देखा जाए तो जितनी गिरावट है, इतना जो मार्केट में चढ़ावा आया था वो भी पिछले 2-3 महीनों में ही आया है। उससे पहले तो जिस नंबर पे आज मार्केट है उसको भी हम सेलिब्रेट कर रहे थे कि दिस इज ऑल टाइम हाई। तो ऐसा नहीं है कि 3 महीने में कुछ बदल गया है। तो आई थिंक it's good entry point for investment and things will stabilize. I'm very optimistic about it. बिल्कुल। राजेश, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आज देखिए ये नतीजे जितने आने थे उतने आ चुके हैं, अब बाजार जो है इसको झटक दे और कल से मानसून की थीम पर आगे बढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि बाजार को तो आगे बढ़ने के लिए ट्रिगर चाहिए होता है, और यहाँ पर हमारे घरेलू ट्रिगर्स तो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अगली थीम मानसून है, आप एफएमसीजी ले लीजिए, आप ऑटो ले लीजिए, इनका तो अब चढ़ना और आगे बढ़ना तय है। क्या कहेंगे देखिए, मार्केट राजेश? जो है वो, हाँ जी, हाँ जी, मार्केट जो है वो अपने तरीके से चलता है। ये जो मार्केट में हमने पिछले कुछ दिनों में चढ़ाव देखा था, जैसे कि अभी भाई साहब भी कह रहे थे, वो इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर था। मार्केट ने एक तय कर लिया था कि 350 तो हो ही जाएगा। मोदी साहब बोल रहे थे 400 हो जाएगा। बट जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स हैं, और इन्वेस्टर जो निवेशक हैं, हम लोगों को ये समझना होगा कि पॉलिटिक्स, इलेक्शन, ये एक फैक्टर है जो मार्केट प्राइसेस के ऊपर उसका प्रभाव होता है। ऐसे बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपने कहा मॉनसून है, ग्लोबली यूएस में क्या होता है, सो मेनी फैक्टर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पॉलिटिकली आज जनता ने जो अपना वोट दिया है,
इसका असर जो आपने स्टार्टिंग में कहा था बिल्कुल बिगनिंग में कि 3 चीज़ें होती हैं जो मार्केट को डिटरमाइन करती हैं, अर्निंग्स ग्रोथ, पीई रेशियो और डिविडेंड यील्ड। तो आई थिंक ये बहुत महीनों के बाद अभी लोग सब इन्वेस्टर्स अपनी वर्कशीट्स खोल के एक बार प्राइसेस ना देखते हुए, पोर्टफोलियो आज कितना बढ़ गया ना देखते हुए ये देखेंगे कि वैल्यूएशंस क्या है और किस भाव पर हम शेयर खरीद रहे हैं, खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, लेकिन क्या पॉलिसीज़ में फ़र्क आता है, क्या कौन-सी पॉलिसीज़ थम जाती हैं, कौन-सी पॉलिसीज़ आगे बढ़ती हैं। आई थिंक इन सब का बहुत सारे सेक्टर्स पर असर होगा और जैसे कि आज के मार्केट बिहेवियर में भी हमने देखा है, पीएसयूज़ जो इतने सब आपने चढ़ा दिए थे कि सब प्राइवेटाइज़ेशन हो जाएगा, ग्रोथ आएगी। आई थिंक ये सब अभी क्वेश्चन मार्क्स हैं। ये क्वेश्चन मार्क्स हफ्ता 10 दिन में मोर और लेस सॉल्व हो जाएँगे, लेकिन सरकार कौन बनाता है, किसकी सपोर्ट से बनाता है, कितनी स्ट्रॉन्ग और ताकतवर सरकार बनती है, आई थिंक ये सब वेरिएबल्स अभी सब इन्वेस्टर, सब निवेशकों को इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना होगा। मेरे ख्याल से काफ़ी उम्दा आपने बात कही है और इसीलिए भी फिरोज़ हम कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं। अभी जो नई खेप आई है निवेशकों की, इन्होंने कभी बड़ी गिरावट बाजार में देखी ही नहीं है। उन्होंने बस बाजार का एक ही तरफा जो चाल है उसी को अभी तक अनुभव किया है उसका। उन लोगों के लिए, हालांकि वो निवेशक हैं, तो मेरे ख्याल से निवेश की भाषा को अगर ना समझते हो तो इस तरह के ट्रिगर्स पर पैनिक होना लाजमी है। वो काफ़ी एक ऑब्वियस रिएक्शन होगा उनका। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा, एफआईआईज का जो शॉर्ट करने का निर्णय था, जो हम सब देख ही रहे थे लगातार, वो कितना सही बैठता हुआ था? यस कविता जी, देखिए क्या है कि जैसे आपने कहा कि नए निवेशकों ने उतार चढ़ाव नहीं देखा है, बट नए निवेशकों को दो कैटेगरी में भाग में बांटना बहुत जरूरी है। एक है म्यूचुअल फंड के नए निवेशक जो एसआईपी कर रहे हैं 20,000 करोड़ 21,000 करोड़ महीने की, वो एक किस्म के नए निवेशक हैं। दूसरे जिन्होंने डीमैट अकाउंट खोला, स्टॉकें खरीदी, कौन सा स्टॉक डबल हो जाएगा वो खरीदा। ये दो अलग किस्म के प्राणी हैं फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पर्सपेक्टिव। सो पॉइंट ये कहना चाहूंगा कि मार्केट में उतार चढ़ाव लास्ट कोविड के बाद देखिए 18,500 पे थी निफ्टी 21,021 अक्टूबर में, फिर गई थी 15,500 यूक्रेन के वॉर के बाद, वापस जब एचडीएफसी ट्विन मर्ज हो रहे थे वापस 18,000 पे गई थी, वापस जब यूएस की इन्फ्लेशन आया वापस 15,200 पे गई थी। तो इस पूरे दौर में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर डटा रहा। एसआईपी के आंकड़े आप देखिए अक्टूबर 2021 के, और इस 2023 के अक्टूबर में भी वापस निफ्टी 18,800 तक गई थी। तो ये 2 साल निफ्टी ने 3-4 बार 18 और 15 के दूरियां पार की, बट म्यूचुअल फंड की एसआईपी के आंकड़े बढ़ते गए, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो निवेशक इस बार आया है वो लालसा के चक्कर में नहीं आया है, एजुकेशन के चक्कर में आया है। 2013 से जैसे एसबीआई सबसे बड़ी एएमसी है इंडिया की, वो भी इन्वेस्टर एजुकेशन पे 11 साल से पैसे खर्च कर रहे हैं उसकी वजह से। बट आपने ये बिल्कुल सही फरमाया, जिन्होंने स्टॉकों में अपने अपने पैसे लगाए हैं, स्टॉक डीमैट इतने सारे अरबों करोड़ों डीमैट अकाउंट जो खुले, जिन्होंने अपने आप से शेयर खरीदे और स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी में खरीदे हैं, वैल्यूएशंस को इग्नोर करते हुए, जैसे राजेश जी कह रहे हैं, उनमें जरूर एक धक्का पड़ेगा। बट डीपी सिर ने जो कहा था कि मार्केट ने सिर्फ लास्ट हफ्ते की गेन को वॉश किया है। अगर आपने मई 31 का रिपोर्ट देखा हो अपना और आज का देखोगे तो ज्यादा 1-2% का अंतर पड़ेगा। अगर किसी ने कल की रिपोर्ट देखी होती तो अगर ऑफ कोर्स उसको शॉक लगता, और म्यूचुअल फंड वाला कल की रिपोर्ट नहीं देखेगा, स्टॉक वाला शायद देख ले। और रहा सवाल आपका दूसरा वाला, एफआईआई की जो शॉर्ट पोजीशन थी, देखिए एफआईआई की $750 बिलियन की लॉन्ग पोजीशन है, उसने $4 बिलियन इस फाइनेंशियल ईयर में बेचे। वो परसेंटेज के हिसाब से आधा परसेंट इधर उधर करना वाज नॉट टू मच, और एफआईआई की इंडेक्स शॉर्ट्स क्लियर एविडेंस देती है कि वो हेज पोजीशंस करके हल्के होके जा रहे थे, डोमेस्टिक वाले थोड़ा हैवी वेट होके जा रहे थे। बट आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, एफआईआई की जो शॉर्ट पोजीशंस थी वो उनकी हेज काफी काम आई होगी आज, क्योंकि वॉलेटिलिटी, जैसे मैंने भी कहा था कि वॉल इंडिया विक्स 30 टच करने की बहुत अच्छी उम्मीद है, क्योंकि इलेक्शन डे पे 5% की मूव से इंडिया विक्स 30 टच करता, जो आज किया, बट एज मार्केट्स रिबाउंडेड इट कूल्ड ऑफ टू 26। I think market का rebound is a great evidence that NDA will form a government. That's the market perception. चलिए, तो अब देश का सबसे बड़ा फंड हाउस
किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में चर्निंग करेगा। डीपी सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद रिकॉर्ड एओएम को पार करने के लिए, और जो बम्पर आंकड़ा आपने अपने एनएफओ से भी बटोरा है उसके लिए भी मुबारकबाद, और देश के अधिकतर से ज़्यादा पिन कोड्स पर आपकी रीच भी है। सवाल अब यहाँ पर ये भी है, जितने भी निवेशकों के पास आपके फंड हैं, किस तरह से फंड मैनेजर्स अपनी चर्निंग को अगर हम मान ले कि ये तीसरी बार होगा एनडीए आ जाती है और रिफॉर्म की झड़ी को लगातार आगे बढ़ाती है, जो शायद हमने उसकी झलक उनके मैनिफेस्टो में भी आती हुई देखी है। 2047 तक कई सारे बदलाव और कई सारे सेक्टर्स में जो है भारत को ग्लोबल हब बनाने को लेकर उनका तवज्जो रहा है, उनकी तरजीह रही है। बतौर फंड हाउस क्या व्यू रहेगा, फंड मैनेजर्स चर्निंग कैसे करेंगे? कविता जी, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आज कल जब मार्केट भी ऊपर गई और हमने 10 लाख करोड़ का आंकड़ा जब पार किया, तो इसलिए हमारे यहाँ भी बहुत खुशी का माहौल था। तो आज थोड़ा माहौल बदला और नेचुरली मार्केट का असर हमारे फंड एजीएम पे भी पड़ेगा, बट दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। बट 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करना ही एक बहुत बड़े एक माइलस्टोन है, नॉट ओनली फॉर एसबीआई म्यूचुअल फंड बट फॉर द होल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। क्योंकि 10 साल पहले सिर्फ पूरी इंडस्ट्री का जो साइज भी 10 लाख करोड़ नहीं था, परंतु हमारा मार्केट कैप पूरी कंट्री का बहुत बड़ा है, तो हम भी उसके भागीदार हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जो पूछा कि चर्न कैसे करेंगे, दिस इज ए प्रोसेस, दिस इज नॉट वन डे गेम। एक दिन में ऐसा नहीं होता कि आज कम हो गया तो आज, और सारे लोग कैश पे नहीं बैठे होते, और बहुत से सबसे बड़ा जो फायदा मिलता है अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का मिलता है ऐसे दिन में। और आज मैंने जो देखा अपने डीलिंग रूम में, पूरे के पूरे फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की कोशिश करते हुए पाए गए। तो वो एक बहुत बड़ी एक होती है, क्योंकि हम हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि ये जो निवेशक है उसका कैसे ध्यान रखा जाए। तो ऐसे में इन दिनों का होना एक, कई बार तो इससे बहुत नुकसान होता है और कई बार इसमें बहुत फायदा भी हो जाता है, ताकि लॉन्ग टर्म पोजीशन एक अच्छे पोर्टफोलियो में बन जाती है। तो इस बिजनेस एज यूजुअल, यस, एक बहुत बड़ा दिन है। 8% की जब गिरावट आती है तो ऐसे दिन हिस्ट्री में नहीं आते, परंतु हमने पहले भी देखा है कि जब कभी भी ऐसा हुआ है, इट इज द थिंग्स हैव बाउंस्ड बैक वेरी वेरी क्विकली, मच बेटर देन सी एवर बिफोर। तो आज जब हम देख रहे हैं कि आज की डेट में एक ऑप्टिकली भी क्या है, आज अभी अभी एनडीए का आंकड़ा जो दिखाया जा रहा है आपकी स्क्रीन पे भी, वो 296 का दिखाया जा रहा है, और 300 का आंकड़ा जो है वो एक बड़ा, एक ऑप्टिकली या साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा आंकड़ा होगा। अगर एनडीए 300 का आंकड़ा पे पहुंच जाती है या 300 आंकड़ा मिल जाता है, तो उसके बाद थोड़ी पॉजिटिविटी भी आएगी। और दूसरा उसमें एक ये भी बात है कि मैं जैसे जो मैंने पहले बोला वो दोबारा बोलूंगा कि हमें अपने जो लीडर्स हैं किसी भी पार्टी के, उनकी इंटेलिजेंस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और देखो, हर एक बंदा, अगर हम नीतीश कुमार जी की बात करें तो उन्होंने माहौल को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अब चाहे हम उनको पलटूरा बोलें, कुछ भी बोलें, बट with due respect to him, I don't think that he will ever change it, because he's a very very good politician, very shrewd politician, and he will see का बिहार का भला कैसे हो सकता है। और मेरे ख्याल में अगर ये दो व्यक्ति अपने अपने स्टेट का भला चाहते हैं तो उनको और कोई सोचेंगे ही नहीं, सिर्फ यही सोचेंगे कि किस तरह से हम एनडीए के साथ रहेंगे, क्योंकि सिर्फ दो भागीदार होंगे और उनको सबसे भी ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं ये मेरे निजी अपना एक जो मैं कह दूं कि अपना परसेप्शन दे रहा हूँ, बट आई एम वेरी होपफुल, वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये जो जितनी भी गिरावट हमने देखी है, मैं गिरावट में नंबर पे नहीं जा रहा हूँ, पर मार्केट विल स्टेबलाइज वेरी वेरी सून, maybe in next week or so. The moment we get to know the decision of formation of government, things will improve drastically. चलिए, तो बाजार इस बात को बचाएगा और आगे बढ़ेगा। अभी जी, अब आपके पास मुझे आना है, क्योंकि घरेलू ट्रिगर्स अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक मजबूत हैं। अभी हम देखेंगे इस हफ्ते के अंत में पॉलिसी भी है, और साथ ही नई कैबिनेट के बनने का भी हमें इंतज़ार रहेगा, और उसके बाद तुरंत प्रभाव से हम देखेंगे कि जो बजट है उसको भी पेश किया जाएगा। कौन कौन से ऐसे फैसले हैं अभी जी जो आप सुनना चाहेंगे, जिन पर आपकी नज़र रहेगी? कौन कौन से ऐसे आवंटन हैं, कौन कौन से ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म को लेकर ऐलान है जिनका इंतज़ार करेंगे आप? मेरा सबसे बड़ा शंका है, अगर ये समीकरण से कुछ असर पड़ता है पॉलिसी में, वो है
फिस्कल डिसिप्लिन में थोड़ा सा लूजनिंग, क्योंकि फिस्कल स्पेस हमारे पास ज्यादा नहीं है। फिस्कल टाइटनेस मुझे हमें लगना चाहिए, और मुझे लग रहा है ये वो कंटिन्यू होगा बजट में। दूसरा चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कैपेक्स, वो भी जारी रहेगा शायद। और मेरा राय है कि इसका जरूरत है कि रूरल डिस्ट्रेस जो है उस पे ध्यान देना चाहिए, और जो कर सकते हैं सरकार इसके बारे वो करेंगे। इसमें शायद किसान सम्मान निधि में एलोकेशंस बढ़ाना वगैरह, ये जरूरत है, ये पॉपुलिस्ट नहीं है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ स्पेसिफिकली नया इन्वेस्टर के लिए, कि शायद उन लोग कोरिलेट करता है कि सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में ग्रोथ आता है। मुझे थोड़ा इतिहास का भारत का अर्थव्यवस्था का इतिहास का मैं थोड़ा सा एक लेसन में देना चाहता हूं उन लोगों को, कि हमारा ग्रोथ सबसे बुलंद रहा है जब हमारे कोalition सरकार थे। वाजपेयी जी के कोalition सरकार एक बेस लेके थे, उसके बाद यूपीए के कोalition सरकार आए। We saw the best phase of growth in this period. So single party majority is not a necessary, neither a sufficient condition for economic growth or earnings growth. तो ये कोरिलेशन उनका दिमाग से अगर वो हटाए तो वो सेंसिबली मार्केट में निवेश कर सके। बिल्कुल, काफ़ी पते की बात की है, और मेरे ख्याल से बुनियादी तौर पर ये सारी बातें काफ़ी अहम होती हैं, खासतौर से एक निवेशक के लिए समझना। और इस तरह के उतार चढ़ाव वाले माहौल में पैनिक नहीं करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बाज़ार को सही तरीके से समझें, उसके ट्रिगर्स को समझें और साथ ही उसके रिएक्शन को समझें। आपके पास आऊँगी मैं तेजस। तेजस, युवा शक्ति, नारी शक्ति, ये कितना काम किया है अब तक जो आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं? अगर हम इसको पिछले चुनाव के कंपैरिजन में देखना चाहें तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मामला हल्का पड़ता हुआ हमें दिखाई दिया है, इसीलिए भी क्योंकि सुबह से ही हम कई सारे एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं और उनमें से किसी एक का ये भी कहना था कि आज का जो युवा होता है ना, वो बहुत चंचल होता है। अगेन, वजह शायद जो भी हो, बुनियादी चीज़ें उनकी मजबूत नहीं होती, उनकी मानसिकताएं फॉर्म नहीं होती है। हम तो बाजार में निवेश को लेकर भी देखते हैं ना, वो क्रिप्टो में पैसे लगाते हैं, एफओ में पैसे लगाते हैं, शेयर्स खरीद लेते हैं, लेकिन जब भी निवेश की बारी आती है, म्यूचुअल फंड्स का नाम हम उनको कहते हैं, तो कहीं ना कहीं मामला ठंडा पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो युवा चंचल है। क्या युवा शक्ति और नारी शक्ति को लेकर इस तरह के जो नंबर सामने आ रहे हैं, क्या आपको दिखाई दे रहा है? कि जो कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस ने एक बात जो आगे बढ़ाई थी, खास तौर पे राहुल गांधी जी ने, वो थी इनइक्वालिटी की। हमारे देश में 51% लोग ऐसे हैं जो वोटर्स हैं जो 10,000 रुपए से कम कमाते हैं हर महीने। हमारे देश में ऐसे लोग हैं, 95% वोटर्स ऐसे हैं जो 30,000 रुपीज से कम कमाते हैं। नहीं तो वो सेंसेस देखते हैं, नहीं तो वो इन्वेस्टिंग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। उनके पास खाने के लिए नहीं होता है। इसी वजह से जो सबसे बड़ी कामयाबी जो एक रही है नरेंद्र मोदी सरकार की, वो थी राशन। क्योंकि कोविड के बाद जो हालात थे उसको बचाने के लिए राशन सबसे अहम हो गया। और यही है वो खराब हालात जिसकी वजह से जो नीचे स्तर के, जो निम्न स्तर के जो लोग हैं, जो वो कोई भी जाति के हो सकते हैं, ज्यादातर वो पिछड़े जाति के होते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए एक राशन का स्कीम जो बनाया गया था वो सरकार को काम आया। इसमें जो महिला है उनको भी ये फर्क दिखा है। और जहां भी हम नीचे गए थे जमीनी स्तर पे, ये जरूर सबने कहा है कि मोदी जी ने ये राशन हमको घर पहुंचाया है, हमको आवास दिया है, टॉयलेट दिए हैं। लेकिन उसके बाद क्या, सोचिए कि एक 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 डेवलपिंग नेशन हमारे देश की तरह, जो थर्ड इकोनॉमिक वर्ल्ड पावर होने वाला है, वो अभी भी राशन के बलबूते पे वो एक पूरा एक इलेक्शन जीते या ना जीते उसके ऊपर आधार रखता है। तो हमारे देश में एक अनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। और जैसे कि एक आपके पैनलिस्ट कह रहे थे कि सोशल वेलफेयरिज्म, ये और रूरल डिस्ट्रेस जो है उसके ऊपर स्ट्रेस मुझे लगता है नई सरकार ज्यादा को उनको देना पड़ेगा। क्योंकि इसके बाद जो आ रहा है वो है महाराष्ट्र के इलेक्शंस, और यहाँ जो मुंबई में जो महाराष्ट्र में खिचड़ी बनी है, और ये बार जो पूरा एक लोगों का समर्थन गया है इंडिया अलायंस के
शरद पवार जी के साथ, उद्धव ठाकरे जी के साथ, उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो कोर्स करेक्शन है, वो बीजेपी को करना पड़ेगा, नहीं तो महाराष्ट्र के इलेक्शंस, हरियाणा के इलेक्शंस, बहुत सारे यूपी के इलेक्शंस आने वाले हैं, तो बहुत सारी जगह पे उनको नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये कोर्स करेक्शन करेंगे। हाँ, युवा को फ़ायदा हुआ है, महिला को फ़ायदा हुआ है, लेकिन वोट क्या सबने दिया है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि नहीं तो ये कम नहीं होता था। उत्तर प्रदेश ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि हाँ, वहाँ एक कम्युनिटी ने जो जिन्होंने वोट नहीं दिया है, बसपा के जो समर्थक है वो चले गए समाजवादी के पास। लेकिन जो रूरल डिस्ट्रेस हम देख रहे हैं, वो एक रियलिटी है, और जिसको भाजपा को अभी इमीडिएटली एक्चुअली एक फुल फ्लेज्ड अटेंशन से अटेंड करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाते उनको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के लबोलुबाब यही है कि कहानी तो अभी शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत समीकरण हो सकता है कि अब यहाँ से आगे बदले और किस ओर करवट लेता है बाजार और किस ओर बैठता है ऊंट हमारे भारत की राजनीति में, ये अब देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शिरकत की और अपने अपने मत हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। मैं भी हमारी इस पेशकश में रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके पोर्टफोलियो की पंचवर्षीय योजना या स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे। नवनीत मुनोत, एमडी सीईओ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और एम्फी चेयरमैन हमारे साथ जुड़ेंगे इस बेहद खास पेशकश में। Franklin Industries Limited